कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग गोल्डन। अच्छा, थैंक यू। अरे भाई मैं तुम्हें बताऊं सही बात, मुझे ना खास तौर से मुझे उस आदमी से बड़ी चिढ़ होती है जिसे अपना बर्थडे बड़ा हैपनिंग। तेरा क्या काम, मतलब ऐसे क्या बात है तेरे बर्थडे में, क्या 21 डेज टू गो। चलो शादी के लिए कर रही हो, समझ में आ रहा है, जिंदगी में एक ही बार होती है, बहुत ही मनुष्य होता है जिनकी 2-3 हो जाती हैं। मैं तो 21 डेज टू गो, ओनली 2 डेज टू गो। भैया क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, मेरा बर्थडे है। ले भाई इतना बड़ा पोपट। तो ये वाले ये सब अच्छा ही लगता है, छपरीपन है ये, है ना। इन सबसे दूर रहा करो, खासतौर से फौजी से दूर रहे तो अच्छा है। अब हम बात करेंगे PQRS पे। हाँ, श्रेष्ठी अगर कोई लड़का करता हुआ दिखे ना तो मुझे बताना। हाँ, इतना प्राउड फील करते हैं, लैंडेड ऑन अर्थ। फ्रॉम कहां से आए तुम, एसगार्ड से आए हो, थॉर हो तुम, थॉर है। मम्मी की कपड़ों की बाल्टी तुझसे उठ नहीं रही है, हथौड़ा उठाएगा थॉर का। कैसे हो तुम, नहीं कुछ होना है इन चीजों पे मेरे भाई, नहीं कुछ होना है। दिल बड़ा रखिए, जहन खुला रखिए, तैयारी करते रहिए, कामयाबी आपके कदम छूटेगी। बाकी इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना है। लैंडेड हार्मोन कोई औकात नहीं है किसी की, ठीक है। स्टेरॉइड वो नहीं हो तुम, स्टेरॉइड कहां से वहां से आके मैं गिरा था, साबु होके जुपिटर से आए थे ना। लैंडेड हार्मोन मतलब सोचो, लैंडेड हार्मोन फ्रॉम सम अदर स्पेस और प्लैनेट और एनी अदर मल्टी यूनिवर्स, और यहाँ आके सड़ गया। कुछ नहीं है इसके पास, नौकरी नहीं है इसके पास, इसके पास कोई बात करने वाला नहीं है। घर वाले कह रहे हैं क्यों लैंड कर गया तो मून पे, अरे कहीं और ही लैंड कर जाता, जुपिटर जुपिटर पे चला जाता, वहीं भटक रहा होता, यहाँ आ क्यों गया। और ये कह रहा है लैंडेड फ्रॉम समवेयर। तो ये मजा नहीं है इसमें। जब लोग ये कहें कि अच्छा हुआ कि तुम्हें भगवान ने यहाँ इस वाली धरती पे भेजा, हमें अच्छा लग रहा है। चलो अब पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बताता हूँ कि अगर आपको PQRS 3 चैप्टर्स है, एक है PQRS, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा है क्लोज टेस्ट। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स में महारत हासिल करना चाहते हैं तो वो रास्ता यहां से होकर गुजरता है। कहां से, रीडिंग स्किल्स से होकर गुजरता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा बहुत ही बढ़िया से अपने रीडिंग स्किल्स पे वर्क करना है। अब कहोगे सर रीडिंग स्किल्स पे वर्क करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। आपको अपनी 3 चीजों पे ध्यान देना है, एक रीडिंग मेमोरी, एक रीडिंग रेंज, और जब आपकी ये 2 चीजें बढ़िया हो जाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका ये भी बढ़िया हो जाएगा। क्या, रीडिंग स्पीड। इन 3 चीजों का खेल है। तो रीडिंग मेमोरी क्या होती है, रीडिंग मेमोरी का मतलब होता है कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं। यहां से शुरू करते हैं रीडिंग रेंज। जैसे मैंने तुमसे कहा भाई रीडिंग करो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रीडिंग के कुछ हो नहीं पाएगा। तुमने कहा ठीक है सर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और तुमने मुझसे कहा किताब दे दो। मैंने तुम्हें किताब दी, इतनी मोटी किताब थी, किताब देख के तुम डर गए। तुम्हारी रीडिंग रेंज बहुत खराब है। पतली किताब ढूंढते हो तुम, पतली किताब। जब कोई किताब नॉवल पढ़ने की बात आती है तुम सूखी से सूखा उठाते हो, सूखे से जैसे गन्ना देखते हो ना तगड़ा देखते हो, लेकिन किताब देखते हो तो सूखी किताब देखते हो। तुम्हारी रीडिंग रेंज बेकार है। रीडिंग रेंज आपकी होनी चाहिए, अगर आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, CDS एग्जाम के लिए, तो आपकी रीडिंग रेंज मिनिमम हो जानी चाहिए 5000 वर्ड्स। कि किसके लिए, CDS एग्जाम के लिए। इसका रीजन है, CDS एग्जाम में अंग्रेजी के 120 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर तुम इन 120 क्वेश्चंस में नंबर ऑफ वर्ड्स देखोगे ना कितने हैं, मतलब कितने वर्ड्स का पेपर होता है, तो ये बहुत आराम से तुम्हें 2000 वर्ड्स का पेपर मिल जाएगा, बहुत आराम से। तो बहुत आराम से ये तुम्हें 2000 वर्ड का पेपर मिल जाएगा। तो तुम अब ये सोचोगे कि सर 2000 वर्ड का पेपर है तो 5000 रीडिंग क्यों करनी है। वो इसलिए क्योंकि कितनी बार एक क्वेश्चन को तुम्हें 2 बार भी पढ़ना पड़ता है। CDS में सिर्फ तुम अंग्रेजी का एग्जाम देने नहीं जा रहे, वहां मैथ्स भी आएगी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी आती है, और ये क्वेश्चंस बड़े बड़े भी होते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट भी होता है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, इसमें PQRS के भी अच्छा खासा क्वेश्चंस होते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस भी होते हैं। तो एग्जाम में आपकी वॉट लग जाएगी अगर आपके पास 5000 वर्ड्स का स्टेमिना नहीं है। आप क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करने के बाद इंग्लिश के आपका ब्रेन थक जाएगा। ये ऐसी बात है कि किसी को रनिंग करने की आदत नहीं थी, आज उसे भगा दिया, तो उसका क्या हाल होगा आप जानते हैं। ये हाल आपका एग्जाम में होने वाला है अगर आपने रीडिंग रेंज अपनी नहीं बढ़ाई है। तो 5000 वर्ड की रीडिंग रेंज अपनी कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज रीडिंग मेमोरी, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आपने 5000 वर्ड पढ़ी, रीडिंग रेंज का मतलब है कि आप एक बार में 5000 वर्ड पढ़ सकते हैं, आप थकेंगे नहीं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको नॉवल रखने की जरूरत नहीं है, सर पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना, आपसे मैंने कहा रीड करो, आपने पढ़ना शुरू किया, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपने किताब रखी, मुश्किल से आप 1000 1500 वर्ड पढ़ पाए थे, और आपने कहा सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है और नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, जबकि अगर भागने को कहता तो तुम शायद इससे ज्यादा देर कर सकते थे। तो ये हल्के हल्के डेवलप होगा। 5000 वर्ड का टारगेट करिए, ठीक है। 5000 वर्ड का मतलब है एक पेज, एक नॉवल के 10 पेजेस आराम से। तो 10 पेज का स्टेमिना आपका बहुत आराम से होना चाहिए मिनिमम, अगर आप CDS एग्जाम में इंग्लिश को फोड़ना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। फिर रीडिंग मेमोरी होती है, जो आपने पढ़ा कि आप उसे रिटेन कर पाते हैं। आपने जो आर्टिकल पढ़ा है ना उसको दिमाग में रखा करिए, उसको एक दूसरे से कनेक्ट किया कीजिए। जैसे आपने 4 पैराग्राफ पढ़े, तो पहले के बाद दूसरा कैसे कनेक्ट हुआ, दूसरे के बाद तीसरा कैसे सीन में आया, और तीसरे के बाद चौथे में कैसे उसने कंक्लूड किया। ये सब आपके दिमाग में ऐसे होना चाहिए जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी मूवी, है ना। पहले सिमरन न्यूयॉर्क वहां गई, कहां गई थी,
स्विट्जरलैंड गई थी, शायद यूरोप गई थी, वहां पे उसको मिला राज, राज से हुआ उसे प्यार, वो वहां पे आई वापस, बाबूजी थे खतरनाक, राज था एकदम कूल, घुस गया घर में, चल रहा था डाना, है ना, उसने भी दाना डाला और फिर उसके बाद वो सीन आया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, एंड में बाबूजी ने जाने दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गई रीडिंग मेमोरी। आपको ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा याद रहना चाहिए, है ना, रीडिंग मेमोरी में आपका मेमोराइजेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप अच्छे से रीडिंग करते होंगे और उसे ऑब्जर्व करते होंगे। ये कैसे सही होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, आसानी से काम आपका हो जाएगा। अब आती है रीडिंग स्पीड। अब जब तुम इन दोनों चीजों पे वर्क करते हो ना, तो स्पीड अपने आप तेज होती है। तुम कहोगे इसका क्या मतलब है? तुमने कहीं पे भी अगर बाइक चलाना सीखी है या कार चलाना सीखी है या साइकिल भी चलाना सीखी है, तो क्या सबसे पहले तेज चलाना सीखी थी? पहले दिन ही तुमने पैडल मारा धम 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 धम, नहीं, पहले हैंडल संभालते हो तुम, ठीक है, कभी कभी बैलेंस संभालने की कोशिश करते हो, दोनों पैडल पे कभी पैर नहीं आ रहे होते हैं, पहले कैची भी चलाई होगी तुमने, ठीक है। साइकिल जब एक बार चलाना आ जाती है तो फिर तुम उसके साथ कलाकारी करते हो, तेज चलाते हो, एक हाथ छोड़ते हो, दूसरे हाथ छोड़ते हो, पीछे कैरियर पे खड़े हो जाते हो, है ना, कभी गद्दी पे खड़े हो जाते हो, हैंडल पे पैर रख लेते हो। ये सब चीजें तुम कब करते हो? जब तुम्हें बैलेंस संभालना, पैडल मारना आ जाता है। तो ये समझ लो, ये दो वही चीजें हैं। ये दो चीजें बढ़िया करोगे तो ये अपने आप बढ़िया हो जाएगी। अगर ये तीन चीजें बढ़िया है तभी आप PQRS रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप दीजिए, PW दीजिए, टाइगर बना दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अभी जितने भी लोग हैं ना जो मुझसे पूछते हैं, सर मैं वॉर रिलेटेड बुक पढ़ लूं, सर मैं ये वाली बुक पढ़ लूं, ये वाली बुक पढ़ लूं, ये कुछ भी तो नहीं पड़ेगा। ये मैं पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ कि क्या पढ़ लो और क्या नहीं पढ़ो। क्योंकि जिसको पढ़ना था, जिसको स्टार्ट करना था, वो कर चुका है। और अगर जिसने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, मुझे उम्मीद ही नहीं है उससे वो आगे करेगा। ऐसा थोड़ी तुम्हें एकदम से लगा PQRS के क्वेश्चन करने में आज दिक्कत होगी, थोड़ी दिक्कत हो रही, कोई नहीं, एग्जाम में मैनेज कर लूंगा, मैं रीडिंग कर लूंगा। रीडिंग तो करता हूँ मैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है, उनको ये भ्रम होता है कि मैं रीडिंग करता हूँ, ऑल्दो दे डू नॉट रीड, ठीक है। तो उनको लगता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अपनी कोर्स की किताबें पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, तो मैं रीड तो कर रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं यार, तुम रीड नहीं कर रहे हो? तो भाई देखो, ये सब बातें मुझसे मत करो। मुझे ना बस ये पता चल जाता है कि तुम बिल्कुल रीडिंग नहीं करते जब तुम बताते हो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था। हाँ, तो ये सब बहानेबाजी, ये देखो कहते हैं खुद को धोखा देने वाली बात होती है। और इंसान, वो आदमी तो कभी जीवन में कामयाब हो ही नहीं सकता, सुकून नहीं पा सकता अपने जीवन में, जिसने कभी खुद से ट्रू नहीं रहा होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप से सच्चे रहो। बस अपने आप से सच्चा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से झूठ मत बोलो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। मुझसे मत पूछो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। जिस दिन तुम्हें पढ़ने का मन होगा, तुम्हें खुद पता होगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा उसे पढ़ने से। ये सबसे बड़ी पहचान है। जब तुम दूसरे से पूछते हो ना कि सर क्या पढ़ो, मतलब कुछ नहीं पढ़ोगे। अब हम आ जाते हैं आगे। और इतना ही मैंने नहीं बताया, वीडियो भी है इसमें, जाके देखो एक बार। मैंने सब बताया, रीडिंग स्किल्स पे पूरी वीडियो बताई है, किताबों के नाम बताए हैं, राइटर्स के नाम बताए हैं, ठीक है। पहली क्लास में भी तुम्हें समझाया है, पर क्या है भी कोई नहीं। चलो, रीडिंग स्किल्स हो गया तुम्हारा, PQRS क्लोज टेस्ट। हाँ, अब हम बताते हैं कि भाई PQRS क्या होते हैं और उन्हें करते कैसे। तुम्हें ना एक बड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, देखो ये ऐसा सा क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है, 4 सेंटेंस है, 1 2 3 4। अब ये नहीं पता, ये पूरा पैराग्राफ है, आपस में सारे लिंक्ड है। ये नहीं पता पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो इन्होंने नीचे 4 सीक्वेंस दे दिए कि भैया ABCD होगा, मतलब ऐसे ही आ जाएगा, ये BCAD होगा, DCAB होगा, PDCA होगा, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लो। अब इसे करते कैसे हैं ये समझ लो। जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा ना, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे, स्टार्टिंग सेंटेंस। स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस हमेशा कोई ना कोई इडियम, फ्रेज, सेइंग, कोई जनरल सेइंग, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई जनरल ट्रूथ, अगर ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो याद रखिए, या तो वो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा या फिर वो लास्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। या तो वो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा या फिर वो लास्ट सेंटेंस होगा। जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द जेनरस यू आर, द मोर लव्ड यू आर, ऐसा कुछ भी है अगर, मतलब जहां पे वो ज्ञान दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, तो या तो शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा। अब आपने देखा ना शुरू में आ रहा ना लास्ट में आ रहा, कुछ नहीं मिला आपको ऐसा, तो आप क्या देखेंगे, आप थीम देखेंगे। थीम क्या होती है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, मुद्दे की बात। सेंट्रल आइडिया, मुद्दे की बात, मतलब पैसेज किस बारे में है, किस चीज से रिलेटेड है। अगर आप थीम नहीं समझ पाए तो आप इसे कर नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है, ये जो थीम है ना, ये सेंट्रल आइडिया है, ये किसी भी चीज पे हो सकती है। जैसे मान लो थीम उसकी इन्वायरमेंट पे भी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ पे भी हो सकती है, साइंस पे भी हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, हिस्ट्री पे हो सकती है, पॉलिटिक्स पे हो सकती है, कोई टॉपिक बचेगा नहीं।
इसका मतलब आपको रीड इन डाइवर्सिटी करना पड़ेगा। हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आ गया नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ पता ही नहीं था, आपने पहली बार ये नाम सुना था। इसलिए बेटर ये है कि आप रीड करें और रीड इन डाइवर्सिटी, है ना, अलग अलग। कभी कोई आर्टिकल पढ़ लें, कभी मैगजीन पढ़ लें, कभी कोई ब्लॉग पढ़ लें, कभी ऐसी कोई बुक उठा के पढ़ लें, कहीं पे वेट कर रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ी आपने उठाई, 15-20 मिनट पढ़ ली। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड। रीड कैजुअली, रीड फॉर्मली, दोनों तरीके से पढ़िए ना, तब आप इसको बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। तो और ये जिंदगी भर का काम है यार। मेरी बात हो रही थी आज आसिम सर से। आसिम सर ने मुझे एक बात बताई कि आप मुझे अभी मतलब एक बताऊंगा अभी अंदर की बात है ये सब में। खैर, तो डिस्कशन होते होते ये बात आई कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं एनडीए में, एकेडमी में, तो वो आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं। कैडेट्स बेशक हो सकता है हिंदी में बात कर ले, पर वो कैडेट्स से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत काम आता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अच्छा लगेगा। कहीं पे कन्वर्सेशन हो रहा है, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आपने पॉलिटिक्स को इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आप डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री पे बात हो रही है, कोई बात कर रहा है महाराणा प्रताप पे या कोई अकबर पे बात कर रहा है, आपका बड़ा मन है बात करने का, आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास वो वर्ड ही नहीं होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंट लीजिए। इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। तो इतनी बार ऐसा होगा कि थीम आपकी साइंस से रिलेटेड है तो समझ में आ गई, लेकिन अगर इकोनॉमी से रिलेटेड है तो आपको दिक्कत दे सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन करने की बात नहीं है, 10, 15, 20 क्वेश्चन करने की बात। तीसरी चीज, जब आपने देखा स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढा, आपने ईडियम फ्रेज नहीं मिला, थीम से भी आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर आप जाएंगे मैंडेटरी पेयर्स में। मैंडेटरी पेयर्स क्या होते हैं? मैंडेटरी पेयर्स का मतलब होता है जोड़े। दो सेंटेंस किस तरीके से साथ में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस वाले सेंटेंस में देखा, मुझे लगा दे आर, तो दे कौन है मुझे ढूंढना पड़ेगा। इट इज, ये इट कौन है मुझे ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले वाले में जाकर देखना पड़ेगा। आई बिलीव, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। देयरफॉर, इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती, मुझे पता चल गया ना, तो ए वाला आंसर नहीं हो सकता। ऐसे मैं एलिमिनेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंडेटरी पेयर होते हैं जोड़े। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? जोड़े बनाने। अब ये जोड़े किस किस बेस पे बनेंगे? पहला बेस ग्रामर। हाँ जी, जैसे अभी मैंने क्या देखा? मैंने देखा कंजंक्शन, देयरफॉर। ठीक है, कंजंक्शन आते थे, जैसे बट आ गया, ठीक है, या इफ आ गया, या फिर डिस्पाइट आ गया, ऐसा कोई भी वर्ड। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि विपरीत बात हो रही है। कॉन्ट्रारी आ गया तो विपरीत बात हो रही है। देयरफॉर आ गया तो देयरफॉर का मतलब होगा इसलिए, कंक्लूड किया जा रहा है। तो ये जितने भी वर्ड हैं कंजंक्शंस, ये आपको हेल्प करेंगे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको कंजंक्शंस नहीं मिले तो आपको टेंस जरूर हेल्प करेंगे। टेंस नहीं तो एडजेक्टिव हेल्प करेंगे। टेंस आपको टाइम बताएगा और आपको हेल्प करेगा। ओहो, ये सेंटेंस पहले आया है, ओहो ये वाला काम पहले हुआ है। तो सीक्वेंस समझने में, ऑर्डर समझने में, इवेंट्स का आपको कौन मदद करेगा? टेंस मदद करेंगे। एडजेक्टिव्स भी आपको मदद करेंगे। और ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस। आपने देखा ही लिखा है, भाई क्यों लिखा है ही? क्या मतलब है ही लिखने का? ही किसके बारे में आया है ही? तो आप उसको उस मेल को जाके ढूंढेंगे। शी लिखा है तो उस फीमेल को जाके ढूंढेंगे। मैंडेटरी पेयर बनाएंगे और उन पेयर के बेसिस पे एलिमिनेशन करेंगे। तो प्रोनाउंस आपने ढूंढा, टेंस ढूंढा, कंजंक्शन ढूंढे, इस तरीके से आप करेंगे। ग्रामर की और भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैंडेटरी पेयर में। दूसरा तरीका क्या है मैंडेटरी पेयर का? कि राइटर जनरल टू स्पेसिफिक चला जाए। भाई इन्हीं ट्रिक से करके दिखाऊंगा भी मैं तुम्हें। ये बात है कि तुम्हारे पास होना क्या चाहिए। जब ये है तुम्हारे पास, तब तुम्हें इन ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं ट्रिक्स के अभी सारे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। फिर तुम अगर कहोगे ना मेरे से नहीं बन रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें इसी ट्रिक के बारे में याद दिलाऊंगा। ये तुम्हें सिखाया था, तो कहोगे हाँ सर सिखाया था। इसलिए कह रहा हूँ इसे ध्यान से समझ लो। तो या तो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है राइटर, या फिर स्पेसिफिक टू जनरल। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो मैंने एक बात कही, मैंने कहा इंडिया is one of the most corrupt countries in the world. We do not have a single department to which we can say that works honestly and with full loyalty to the country. But not only India, the superpowers like Russia, America are also corrupt. अब ये मैंने क्या बात करी? इसे कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। पहले मैंने इंडिया के बारे में बात करी और इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया बहुत करप्ट है। मैंने ये भी कहा कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए हम कसम खा के कहते हैं कि हाँ यार ये डिपार्टमेंट इंडिया का बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है ना। तो ये वाली बात मैंने कही, बट इस बात को यहाँ सीमित नहीं रखा। मैं इसे लेके गया जनरल बात के लिए। फिर मैंने कहा कि और भी कंट्रीज हैं, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो। मैंने किसका नाम लिया? यूएस का नाम लिया, है ना, और मैंने किसका नाम लिया? रशिया का नाम लिया। कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स ये भी क्या है? कहीं ना कहीं करप्ट है। तो इसे कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। पहले स्पेसिफिक बात, फिर जनरल बात। एक और भी तरीका होता है राइटर के जाने का कि वो जनरल टू स्पेसिफिक चला जाए। पहले मैं कहता दैट करप्शन इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुपर पावर्स लाइक रशिया, जापान, चाइना, यूएस are very corrupt, and India is also one of the most corrupt countries in the world, where we can say that every single department is corrupt. अब क्या हो गया? अब ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक। पहले तुमने पूरी वर्ल्ड की बात करी, वर्ल्ड की सुपर पावर्स की बात करी, उससे तुम आए इंडिया में। तो राइटर ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो तुम कहोगे फिर ये बताया क्यों? बताया इसलिए कि हमेशा याद रखो, जब भी सेंटेंस आएंगे तो जनरल प्लस जनरल होगा। मतलब जनरल के सारे सेंटेंसेस एक साथ ही आएंगे और स्पेसिफिक के सारे सेंटेंस एक साथ ही आएंगे। चाहे जनरल टू स्पेसिफिक जाए वो, या स्पेसिफिक टू जनरल जाए। स्पेसिफिक के सारे सेंटेंस एक साथ, जनरल के सारे सेंटेंस एक साथ। इससे आपको हेल्प मिलेगी मैंडेटरी पेयर बनाने में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई हो? थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। अगला पॉइंट बताता हूं।
कैसे पता चलेगा इसमें स्पेसिफिक जा रही है, जानने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं पता चलेगा, ये कभी पता चलेगा कभी नहीं चलेगा, और इसका जानना महत्वपूर्ण भी नहीं है, बट क्योंकि वो कैसे भी जा सकता है, बट आपको ये पता चलेगा ये दोनों सेंटेंस जनरल के हैं, वो मैंडेटरी पेयर आपको बना के देंगे, और वो जो मैंडेटरी पेयर होगा वो आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए अब देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव का क्या मतलब है। फिर एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा इंडिया इज अ लैंड ऑफ वैरायटी, वी हैव वैरायटी इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, we have variety of religions, we have variety of food and multiple cuisine in India, then we have multiple languages in India, we have multiple weathers in India, many weathers, many states, many kind of people, many kind of skin colors we have, and this land is full of variety. However, this variety has become an apple of discord for many, and people have started discriminating in the name of religion, caste, creed, and now even eating habits. अब ये क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा क्या, कौन सा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझे। पहले सारी पॉजिटिव बातें हुई कि इंडिया लैंड ऑफ वैरायटी है, इंडिया में हर चीज में वैरायटी मिलेगी, धर्म उसमें भी बहुत सारे धर्म हैं, खाना वो अलग अलग तरह का खाना है, अलग अलग तरह की शक्लें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के फीचर हैं, उनके कलर हैं, ये सारी अच्छी अच्छी बात है। इसलिए इंडिया में कहीं भी चले जाओ तुम अपने आसपास से किधर की तरफ भी 500,000 किलोमीटर निकल जाओ, 500,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, और 500,000 किलोमीटर में तुम लगेगा दूसरी कंट्री में आ गए तुम तो जो यूरोप में हम कहते हैं ना, यूरोप में एक से दूसरी कंट्री, हमारे यहाँ ऐसे स्टेट है, मैंने अराउंड 9 to 10 स्टेट्स में पढ़ाया है इंडिया की, हर जगह मुझे ऐसा लगा है यार तो मामला उल्टा है, यहाँ ऐसे चलता है, अच्छा जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अच्छा खासा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब राइटर इसका उल्टा भी जा सकता था, राइटर ये भी कह सकता था people in India have started discriminating in the name of religion, caste, culture, creed, and even eating habits. Though India is a land of variety, but there are some people who consider this variety as an apple of discord. They want to paint the country with one single color that may be of their own religion or caste. However, India is a land of variety, which has variety in almost everything, whether we talk about food, religion, skin color or whatever. तो अब ये क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। सारी बातें पहले नेगेटिव की कि भाई कुछ लोग हैं जिनको वैरायटी पसंद नहीं है, वो अपने ही रंग में पूरी देश को रंगना चाहते हैं ना, ये वाली बात उन्होंने बोली, और फिर उसके बाद आगे पॉजिटिव बात भी बोली कि लेकिन इंडिया वैरायटी से भरा हुआ है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब तुम कहोगे मेरे काम की क्या बात है, तुम्हारे काम की बात यह है कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव ही आएगा हमेशा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस सारे एक जगह इकट्ठे करोगे, नेगेटिव एक जगह इकट्ठे करोगे, और ये तुम्हें हेल्प करेगा मैंडेटरी पेयर बनाने में, ठीक है। पांचवी चीज आप देखेंगे लास्ट सेंटेंस। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी बहुत टेढ़ा सेंटेंस फंस जाता है, इतना टेढ़ा फंस जाता है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, तुम्हारे बहुत गलत होने वाले हैं आज। तुम ये लगाओगे नहीं बनेगा इससे, फिर तुम ये चीज लगा दोगे नहीं बन रहा होगा सेंटेंस, ये लगा दोगे नहीं बनेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या होगा, ये भी फ्लॉप हो जाएगा। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में होता है ना, सारे के सारे बल्लेबाज धराशायी हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होगा ही नहीं, उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तब लास्ट सेंटेंस काम आएगा। तो याद रखो, लास्ट सेंटेंस के बारे में एक चीज बताई थी मैंने तुम्हें कि अगर कोई इडियम दे रखा है, फ्रेज दे रखा है, या कोई मुहावरा लोकोक्ति कुछ भी है, तो या तो वो शुरू में आएगी नहीं तो लास्ट में आएगी। शुरू में नहीं आ रही है, फिक्स नहीं हो रही है, तुम देख पा रहे हो, तो लास्ट में आएगी। दूसरी चीज कंक्लूजन। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंक्लूड जब भी करेगा तो लास्ट में करेगा, तो जहां पे कंक्लूड हो रहा हो उस सेंटेंस को लास्ट में मान के एलिमिनेशन स्टार्ट करो, चीजें तुम्हारे लिए आसान रहेगी, ठीक है। तो कंक्लूजन देखना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट छठी चीज एलिमिनेशन, ये है इसका मूल मंत्र। अगर तुम ये सीखे तो तुम्हारे ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा देखना है कौन सा आंसर नहीं होगा, ठीक है। एलिमिनेट करते जाओगे, जो लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। अब मुझे ये बताओ, इनमें से किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, कोई पॉइंट तुम दोबारा समझना चाहते हो, या सब समझ में आ गया, थम्स अप पीडब्ल्यू टाइगर बना दो, सीधे क्वेश्चंस करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। चलो अब जरा दिखाओ अपने जौहर। चलो ये वाला क्वेश्चन तो तुम बना ही दोगे, इसमें से तो एक मैंने एलिमिनेट भी कर दिया है, ठीक है। अब ये वाला तो बना दो, 90% से ज्यादा आंसर आना चाहिए इसका, नहीं तो बर्बाद है जिंदगी तुम्हारी, कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस सारे एक साथ आएंगे, नेगेटिव एक साथ आएंगे, बस ये याद रखना है। हाँ, क्वेश्चंस करके और बेहतर समझ आएगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन को करने का आसान तरीका, देयर फोर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हमने ये काट दिया। आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम। तो ये थीम नहीं लग रही तुम्हें, ये मुद्दे की बात है, इसी की बात हो रही है।
ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। तो बी वाले को रोक के चलेंगे। हाँ, इसकी एक पहचान और है, इससे दो ऑप्शन दे रखे हैं, जहां पे भी किसी ऑप्शन से, किसी वर्ड से, किसी अल्फाबेट से दो ऑप्शन दे रखे हो या दो से ज्यादा, तो उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आंसर होगा, पर ऐसा देखा गया है, आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है। एक बात ही देख लेते हैं, दे आर डिटेक्टेड लॉर्ड। हमें नहीं पता भाई दे कौन है, हमें नहीं पता दे कौन है, तो हमें जब पता ही नहीं दे कौन है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, बी डी देख लो या बी सी देख लो। तो बी क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि इंडिया को करिकुलर हैप्पीनेस चाहिए। बी हो गया, बी के पास आया, दे आर अ डिजेक्टेड लॉट। दे कौन, यहाँ पे तो किसी आदमी की बात ही नहीं हुई है। अरे दे कौन, तो कोई नहीं है दे, तो बी के बाद सी नहीं आएगा, इसलिए क्या आएगा, डी आएगा। 63% ने दिया सही जवाब। कैसे? I believe that India as a country needs the happiness curriculum. इंडिया को happiness curriculum की जरूरत है। अब D क्यों आया? It is really needed. It कौन है? It is के लिए आया है happiness curriculum. It is indeed needed. यंग जवान बच्चों के लिए ज्यादा, वो ज्यादा पागल हो रहे हैं, तो B के साथ आपने D चिपकाया। फिर उसके बाद C देख लीजिए। C कहता है they are dejected lord। यही है जिनका दिल टूटा हुआ है, यही है जिनका दिल टूटा हुआ है, और डेफिनेटली इस करिकुलम से इन्हें बहुत फायदा होने वाला है। D आया। अब आता है therefore, इसलिए मैं फर्मली बिलीव करता हूँ इस करिकुलम को टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्कूल, के सारे स्कूल में दे दिया जाए। D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, पीडब्ल्यू दीजिए, टाइगर बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत तेज आंसर लगाइए। चलो जल्दी से, 1 मिनट से ज्यादा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा किसी भी पेज, इतना ही टाइम है। पोल चल रहा है आपके सामने। अब तो क्वेश्चन है, डन, टाइम ओवर। चलिए पहले क्वेश्चन लगाते हैं या पहले समझेंगे? ये अच्छे से नहीं किया आपने। देखो भाई कितना आसान है। एज सुन एज शी, हमें पता है शी कौन है, कुछ अनाउन आया है, सीधे शी आ गया। शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, शी ब्रोक इनटू अ डांस। कौन थी शी हमें नहीं पता, आगे जाके भी नहीं पता चल रहा है, तो हम ए से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, है भी नहीं स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग सी या डी से। रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, कौन सी स्कीम, कौन ओल्ड लेडी, कहां से आई थी? एन ओल्ड लेडी विलेज वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, किसके द्वारा हमें नहीं पता। तो रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, कौन सी स्कीम की बात हुई है ये भी नहीं पता, तो हम डी से भी स्टार्टिंग नहीं करेंगे और ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब एक बात तो तय हो गई कि स्टार्टिंग सी से होगी, और सी वाला पढ़ लो। गूंज, इसकी बात हो रही है। गूंज क्या है? एक एनजीओ है इंडिया में जो क्या करता है, runs a cloth for work scheme। तो आप काम करिए, उसके बदले कपड़ा ले जाइए, है ना। क्लोथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स यूजफुल क्लोथ्स एंड यूजफुल आइटम एक्सचेंज फॉर वर्क डन। अगर कोई काम करा है आपने तो उसके बदले वो ऐसा कर देते हैं। तो सी से स्टार्टिंग हुई। अब इसके बाद रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम। अब एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, जैसे कि उनकी स्कीम थी, एक ओल्ड लेडी ने मध्य प्रदेश के गांव में चप्पल दिए गए उसे। सीडी साथ में आ गए, सीडी साथ में आ गए, चप्पल दिए गए उसे। तो चप्पलों का क्या हुआ? ए, एज सून एज शी वाज गिवन द स्लीपर्स, जैसे उसे चप्पल दिए गए, शी ब्रोक इनटू अ डांस, उसने नाचना शुरू कर दिया। ट्रॉटिंग अराउंड इन हर फर्स्ट एवर पेयर ऑफ स्लीपर्स, घूम घूम के नाच रही थी लड़की, वो औरत। सीडीए। अब तुम सोचोगे दिस स्टोरी में सेम स्ट्रीट, तुम सोचोगे चप्पल मिलने पे कोई तो नाचेगा। हाँ जी, ये फैक्ट है। बहुत सारे विलेजेस में इंडिया के पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू पुट ऑन देयर फीट। हाँ जी, नंगे पैर ही घूमते हैं। ठीक है, तो एनजीओज हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो, इस पे बढ़िया। सीडीए भी आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए। ऐसे देखिए, मैं आपको कोई नया तरीका नहीं, जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके से करा रहा हूँ। एलिमिनेशन करते रहो, जो बचेगा अपने आप आंसर होगा। तुम्हें ज्यादा पेन नहीं लेना, इसमें तुम्हें जोड़े नहीं बनाने हैं कि मुझे जोड़े बना दूं इसके, पेन नहीं लेना है, बहुत आराम से हो जाएंगे। लगाओ दम। 30 सेकंड्स आर नॉट इनफ, 30 सेकंड्स आर इनफ। दम लगाइए आप पहले, बढ़ा दूंगा चलो टाइम। अरे यार तुम लोग तो रहोगे पोल टाइम में ही। चलो कोई बात नहीं, पोल टाइम इंक्रीज कर दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। पर देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। ये द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन दे आर मोस्ट नीडेड। तो ऐसा सेंटेंस या तो शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सेइंग है, एक कहने वाली बात है, एक अच्छी मॉरल वाली बात है। शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा? तो शुरू में कहीं है नहीं, यहाँ है शुरू में, और लास्ट में यहाँ है। तो यकीन जानना इन दोनों में से एक आंसर होना है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी कंफर्म नहीं करते। ऑल्सो जॉटलिंग डाउन, तो बी से स्टार्टिंग नहीं होगी। माय फर्स्ट ईयर एज अ डॉक्टर इन यूक्रेन इज ओवर एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। यही बताएगा ये आगे जाके, ये आपको मिल गई थी।
कि डॉक्टर साहब है क्या बता रहे हैं, डॉक्टर साहब हमें ये देखना है, तो सी मुद्दे की बात होगी, सी ही पहले आएगा। तो आप और कौन से हैं, ये डी वाले काट दीजिए, ये वाला भी काट दीजिए, इन दोनों में से एक आंसर होगा मेरे हिसाब से, बिना पढ़े लगा रहा हूं, देखो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, यही आंसर होगा। कैसे पता कर लिया था कि यही हिंट मिल गया था मुझे। अब हम सी पढ़ते हैं, तो सी डी सी बी, मेरी पहली जो था डॉक्टर बना यूके में और वो मैंने लर्न किया, ठीक है। सी के बाद ये कह रहा बी, ऑल्सो जॉटलिंग नोट्स फॉर, ये क्या करे, ये लर्न करना होता है, सीधे ऑल्सो आ जाएगा उसके साथ, नहीं ये तो नहीं है कि नोट्स उसने सीखे ना, तो ये आंसर नहीं होगा, जो बचा वही आंसर है। अभी भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े आपको आंसर दिया है और आंसर सही हो गया। देखिए कैसे, यूके में जाके डॉक्टर बना, वहां जाके क्या सीखा, कह रहे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई तुमसे कुछ भी कहे, डिस्चार्ज सब्जी लिखो, अपना पेपर वर्क करो, फिर अपने हॉस्पिटल में, सब बकवास बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ये भी नहीं है कि आप सीनियर्स के नोट्स लिखो, राउंड पे जाओ उनके साथ, ये भी नहीं है। तो क्या है, किसी को अगर तुम्हारी जरूरत है तो उसका साथ दे दो, बस यही जरूरत है। ए इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। ऐसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो टाइम बढ़ा रहा हूँ, भाई इसका आंसर क्या था, ए। क्या हालत हुई है तुम्हारी इसमें, पटकी आ गई तुम्हारी इसमें पहले क्वेश्चन पे। तो अब इस बार पोल का टाइम बढ़ा देता हूँ, लो 45 सेकंड कर दिया, अब नहीं रोना। ये रहा क्वेश्चन, ये रहे 45 सेकंड। ये तो भमोड़ देना क्वेश्चन, ये तो गलत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाए ना, तुम्हारा बाल खींच लेना अपने मेरी तरफ से। हाँ तो इसी वाले भी आते हैं, आप इसी लगने लगेंगे, करते करते इसी लगने लगते हैं। देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी, 81% ने सही जवाब दिया ना। मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सबको क्लियर है, समझ आ गया। शुड आई एक्सप्लेन इट और इट्स फाइन, अगर कहोगे तो बता दूंगा। गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए, फिर पेड़ के बारे में आ गया, उस पेड़ की टहनी ले गए श्रीलंका ले गए, और श्रीलंका में आज बुद्ध महाबौद्ध ट्री है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं करिए आंसर फटाफट, आज ही तो पोल का मजा है। अब एक बार क्वेश्चन करना आ जाएंगे ना, तो तुम्हें ये आसान लगने लगेंगे। लो भाई 74% आने लगे क्वेश्चन करना तुम्हें, है ना। देखो भाई लीव आर्मस्ट्रांग की बात हो रही है, जब वो बच्चा था तो कांड ही बहुत था, बड़े कांड करता था। तो सी भी मैंडेटरी पेयर आ गया, ये आ गया मैंडेटरी पेयर। इसके बाद तुमने कहा एक बार उसे पिस्टल मिली और उसने भग से चला दी, बहुत शानदार। तो अब क्या होना था, जेल ही जाना। तो डी और ए भी मैंडेटरी पेयर हो गया, तो सी बी डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लगा दीजिए। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसमें दम लगाओ। अभिषेक मैंने बताया था ना, एक बार हम ये सारा पॉइंट कर लेंगे ना, इसका रिटर्न का जितना है सारा करके फिर हम सीएपीएफ पे जाएंगे। सिक्सटी 2% आने लगे भाई क्वेश्चन आपको। अभी बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, अभी आसान आसान वाले हैं ये। तो कहां से शुरू किया आपने, यहाँ से। ये मुद्दे की बात हो गई, ये थीम हो गई, आपने बी पकड़ लिया कि भाई बी थीम हो गई, ये काट डाला आपने, ये काट डाला, ठीक है। रिसर्च करी विटामिन ए पे और बताया स्किन के लिए बहुत, ये रिसर्च कहां हुई, जामा डर्मेटोलॉजी में हुई, है ना। और इट सजेस्ट, इस रिसर्च ने ये चीज सजेस्ट करी, तो डीसीबी एक मैंडेटरी पेयर हो गया। तो डीसीबी आपको देखने को मिल गया, कहां, यहां देखने को मिल गया, यहां भी देखने को मिल गया, और ए लास्ट में आएगा क्योंकि उसने आखिर में सोर्स बताए। तो आंसर बी हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, 62% ने सही जवाब दिया। चलो अगला लगाओ। भाई देखिए क्या लगाया आपने, भाई वाह, सही चलता हुआ स्कोर आपका। तो वुडवर्ड यूनिंग की बात हो रही है, एक डिटेक्टिव स्टोरी है, ठीक है। अगस्ता क्रिस्टी ने लिखी है, बहुत फेमस राइटर है। तो बी से स्टार्टिंग हुई, ठीक है, बी से स्टार्टिंग हुई क्योंकि ये थीम भी है। मुद्दे की बात तो यही बता रहा है, ये थीम, और कोई मुद्दे की बात नहीं बता रहा कि क्या मुद्दा है, एक स्टोरी की बात हो रही है। तो ए वाला काट दिया, डी वाला काट दिया, बी से स्टार्टिंग हो गया। बी के बाद क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या डी लगाएंगे। बी के बाद अगर आप ए लगाते हैं तो आप बताते हैं कि ये जो इन्होंने डिटेक्टिव स्टोरी लिखी है उसका चीफ फीचर क्या है, कि रीडर को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप साथ साथ खेलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे केस। तो बी और ए साथ में जाता हुआ बिल्कुल सही दिख रहा है, बी और ए यहीं पे दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आगे जाके पढ़ते हैं,
तो जानेंगे। अगर आप एक लीडर की तरह देखते हैं तो आप नोट्स देते रहेंगे, क्लू बनाते रहेंगे, है ना, डिडक्ट करते रहेंगे, हटाते रहेंगे, ये नहीं होगा, मुझे ये होगा, ऐसे करते रहेंगे और क्रिमिनल को क्लाइमेक्स से पहले आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, दस अलॉन्ग विद द प्रोटोगनिस्ट, तो जो हीरो होगा, प्रोटोगनिस्ट का मतलब है हीरो, उसके साथ साथ सभी इन्वॉल्व होंगे केस को सॉल्व करने में, जो पढ़ रहा होगा वो भी। तो आंसर इज डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पटकी खा सकते हो तुम, यहाँ पटकी खा सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। देखो ये क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, मैंने देखा आंसर कितना सही लगा है। मैं कह रहा था यहाँ पे गलती हो सकती है, चलो पटकी नहीं आई पर पट गए, दो ग्रुप आधे आधे बच्चे इधर उधर बढ़ गए, यही मुझे पता था इसमें होना है। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये बात तो है कि यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है ना, क्योंकि 80% ने डी को स्टार्टिंग माना। तो मानसून डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड। फ्लड के बाद डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा ने बताया कि हमने 3 क्रोकोडाइल बचाने हैं जो रेसिडेंशियल एरिया में घुस गए हैं। तो डी स्टार्टिंग हो गई। अब डी के बाद सी जाए हमें नहीं पता चल रहा था, या ए जाए, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज था जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था पहली बार। तो मुझे बड़ा प्यारा मैंडेटरी मिल गया और मेरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया, ये वाला। अथॉरिटीज ने अनाउंसमेंट किया कि और क्रोकोडाइल देखे जाएंगे एक बार पानी कम होता है। रिसीट का मतलब होता है कम हो जाना, पानी उतरता है ना, व्हेन द वाटर रिसीड्स। ठीक है, तो अब वीडियो इससे पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद सीबी मैंडेटरी पेयर हो गया। सीबी यहाँ मुझे मिला नहीं, सीबी यहाँ मुझे मिला नहीं, सीबी मुझे यहाँ भी नहीं मिला, मुझे यहाँ सीबी मिला। मैंने ए आंसर लगाया और पूरा पढ़ा और आत्मा मेरी तरफ हो गई। देखिए कैसे डी से स्टार्टिंग हो गई, 3 भूल गए। मगरमच्छ, पहला मगरमच्छ इतना बड़ा पाया गया और 6 साल का मगरमच्छ था, वो इतना तगड़ा मगरमच्छ। तो आपको डी और ए साथ में मिला, प्यारा प्यारा। डी ए साथ में आया, फिर आपने लगाया सी। अथॉरिटीज ने अनाउंस कर दिया कि और भी क्रोकोडाइल मिलेंगे और इस अनाउंसमेंट के फौरन बाद एक क्रोकोडाइल और मिला जिसने कुत्ता पकड़ लिया था। भाई लोगों की हवा खराब हो गई, आज कुत्ता गया है कल मैं जाऊंगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सॉर्ट हो गया क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन सॉल्व हो गया। लगाओ फिर से पप्पू क्वेश्चन है ये। हाँ कैसे भी लगा सकते हैं, आर के पॉइंट ये है कि टीडीए भी तक पहुंचना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है देयरफॉर से स्टार्टिंग, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, एक एलिमिनेट हो गया। भाई वाह, अब तुम कह रहे हो सर ये बार बार एलिमिनेशन का क्या चक्कर है, तो याद रखना एक बात आगे के लिए भी बता रहा हूं। इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन, क्वेश्चन इज डूएबल। अगर मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब क्वेश्चन डूएबल है, अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरी चीज, इफ यू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, क्वेश्चन इज इजी। अब समझ लो क्वेश्चन आसान हो गया, इसे छोड़ना नहीं है, ये सॉर्ट हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाना है तुम्हें। इफ यू एलिमिनेट 0 ऑप्शन, अगर तुम 0 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो याद रखना डोंट अटेम्प्ट। तो ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अगर तुम एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, उसको करना अपना नेगेटिव मार्क देना होगा बस। तो तुम्हें हमेशा एलिमिनेशन से चल रहा है। अगर एक भी एलिमिनेट नहीं कर पाए तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे सर पे से जाना है। बहुत सिंपल सी बात। ऐसे ही आप जान पाएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये हो गया कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स। ये स्टार्टिंग हो सकती है, थीम जैसा लग रहा है। A question often asked by us in India is whether we get timely health care in an emergency। भाई ये भी मैंडेटरी है, ये भी हो सकता है स्टार्टिंग, क्योंकि दोनों ही थीम जैसे हैं। कह रहा है कार्डियक अरेस्ट के बारे में और एक बात कर रहा है कि इंडिया में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब समय पे इमरजेंसी की जरूरत पड़े, है ना। अब आगे देखोगे ना सारे सेंटेंस इसी चीज की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी केयर, पेशेंट इमीडिएटली। इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट जो है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हमें टाइम पे एम्बुलेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सी मुद्दा है, बी मुद्दा नहीं है। और ये सोचते हुए मैंने बी को एलिमिनेट किया। अब मुझे पता चल गया कि ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, क्वेश्चन आसान हो चुका है। अब मैं इधर आ जाऊंगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इधर आ गया। सी से स्टार्टिंग कर रहा है। एक क्वेश्चन है हमसे अक्सर पूछा जाता है इंडिया में, दैट विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एमरजेंसी। क्या हमें जरूरत पे समय पे टाइमली हेल्थ केयर मिलेगी अगर हम इंडिया में रहते हैं तो? अब सी के बाद बी लगाओगे, डी। बी कहता है कार्डियक अरेस्ट वेल नोन, 4 मिनट में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है सी के बाद बी लगा दो, मतलब कार्डियक अरेस्ट जो होता है 4 मिनट में हो जाता है। तो इसलिए इमरजेंसी चाहिए। फिर आ गया ए, इसलिए एडवांस इमरजेंसी पेशेंट को इमीडिएटली पहुंचना चाहिए। चलो ये हो तो सकता है। अब अगर मैं सी के साथ बी ना लगा के डी लगाऊं, बट हाँ ये है मुद्दा, ये है मैंडेटरी। सी और डी मैंडेटरी पेयर है, ये आंसर हो जाएगा। अभी समझाते हैं कैसे। हाँ हाँ आगे ना पटकी लग ही रहा था मुझे। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछा जाता है कि क्या इंडिया में हमें, इंडिया की बात करी उसने, इंडिया की, क्या इंडिया में हमें टाइमली हेल्थ केयर मिलेगी इमरजेंसी में। फिर आगे कह रहा है बट इवन इन दिल्ली, दिल्ली में भी। पहले उसने इंडिया की बात करी, इंडिया की कैपिटल सिटी पे फोकस करके लिखा है, इसलिए सी और डी साथ में आएंगे। इंडिया की बात कर रहे हो ना, गांव देहात में तो चलो, कैपिटल सिटी में ना मिलेगी तुम्हें। द पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर, वहां पे भी नहीं मिलती जो कैपिटल सिटी है, मतलब इंडिया में आपको इमरजेंसी हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, ये बात कह रहा है। अब बात आ रही है ए, डी के बाद आ रहा है ए कहता है देयरफॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली। इसलिए एक एडवांस
सी डी के बाद आ रहा है यहाँ, इसलिए एक एडवांस एम्बुलेंस होना चाहिए, पेशेंट को इमीडिएटली लेके जाए, कार्डियोथोरैक्स को रिवाइव करना पड़ता है 4 मिनट में। यार ये तो टिला हो गया, मजा नहीं आ रहा इसमें। सीपीएडी देखो तो कार्डियक अरेस्ट रिवाइव हुआ, इसमें फंस गए। मैं पता है मैं तुम्हें इसका सीधा आंसर नहीं बताना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं तुम इसे ऐसे सॉर्ट करो कि तुम एकदम क्लियर हो। सी डी के बाद बी आना चाहिए था, वो ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया। अब बी से हम स्टार्टिंग कर नहीं सकते हैं। हाँ भाई, इसलिए ना अब हम इसे क्या करेंगे, ये हो नहीं रहा है ऐसे, वैसे तो ये होना चाहिए था लेकिन ये जा नहीं रहा है ऐसे। अब इसलिए हमें और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, हम ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, सी डी ए बी, सॉरी सी बी ए डी। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि वैसे जा नहीं पा रहे ना, कोहेरेंट मीनिंगफुल नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन ऑफ इन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया, क्वेश्चन अक्सर हमसे इंडिया में पूछा जाता है कि हमें टाइमली हेल्थ केयर मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है उसको 4 मिनट लगते हैं रिवाइव होने में, मतलब बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए एक एडवांस इमरजेंसी की नीड है पेशेंट को इमीडिएटली लेके जाने के लिए। तो सी बी और ए सीधे साथ में चले गए तीनों, ठीक है। और लास्ट में उसने कहा लेकिन ऐसा होता नहीं है, कैपिटल सिटी में भी इंडिया में आपको मिलेगी नहीं ये चीज, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। आई एम सॉरी जिन जिनके पोल मैंने गलत करवा दिया, 28% ने सही जवाब दिया था, दूसरे का मुझे पता नहीं, तो आंसर इसका सी कर लीजिए बस। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्लिक पहले कर दिया, क्लिक बाद में करूंगा। अरे बी वाला चेक कर लिया मैंने, पागल मत करो, बी कैसे आंसर मिलेगा, बी दूर तक नहीं हो सकता कहीं आंसर। अगर तुम्हें बी आंसर लग रहा है तो तुम्हें बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नहीं आया, जरा भी समझ में नहीं आया। ये पप्पू क्वेश्चन है, बना दिया होगा आपने आराम से, बहुत बढ़िया 61%। देखो यहाँ पे इन 2 अलॉटेड मिनट, कौन से 2 मिनट हमें नहीं पता, ये कार्ड डालेंगे। द प्ले कौन सा प्ले, द प्ले कौन सा प्ले है, क्यों स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, द प्ले कौन सा प्ले, बी कार्ड डालेंगे। अब ये बिल्कुल सही है, 80 यंग कैरेक्टर थे, 50 एक्टर थे, है ना, हया वदाना, ये प्ले का बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो यूनिक प्ले था, कोलैबोरेशन मतलब प्ले इज अ ट्रिब्यूट टू द प्लेराइट गिरीश कर्नाड के लिए बनाया था ये। सीडी मैंडेटरी पेयर हो गया, सीडी तुम्हें बस यही दिया हुआ है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये गरीब एलिमेंट हो गया, ये बताया। फिर इसके बाद बी में बताया गया कि प्ले के 10-10 मिनट के बहुत सारे सेगमेंट है, और ये जो 10 मिनट है मैं अलॉटेड मिनट फ्रीडम इंटरप्रेट करते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लो, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था ये तो एकदम पप्पू पप्पू जी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी आसान है, बहुत आसान है, गलत मत करना, थोड़ा सा ट्रिकी है बस। देखो भाई यहाँ पे बहुत बात तुमने सही लगा दी, हमें पता ही नहीं था ही कौन है, पता है क्या ही कौन है, हमें नहीं पता ही कौन है। यहाँ पे हमें जिमी मिल गया, जिमी की बात करेंगे तो जिमी भाई बी से है, जिमी तो बी से है जिमी, तो हम ये कार्ड डाला, हमने ये कार्ड डाला, इन दोनों में से एक आंसर होगा। बी के साथ हमने ए लगाया, सीधे रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट जाके क्या करेगा, रेस्टोरेंट जाके वहां लेट तो जाएगा नहीं, स्टेट लाइन या कुछ, ये तो बी डी आंसर नहीं होगा, है ना, तो जो बचा वो आंसर है। रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट जाके उसने बढ़िया कुछ खाया वाया, ब्रॉइल्ड चिकन खाया, वाइन की एक बोतल उठाई, है ना, ऐश करे, और ऐश करके फिर वो आराम से स्टेशन की तरफ टहलता हुआ गया, ट्रेन पकड़ी और पहुंच गया। ये इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। लगाओ अगला। क्या लगाया आपने, सही लगा दिया। देखिए यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि पहले ए आएगा और ए कहीं दे नहीं रखा है, दो ऑप्शन इसी से, तो आप बी के साथ ही जाना प्रेफर करेंगे स्टार्टिंग में। सी और डी, आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग, ये आगे की बातें आपको पता है, तो ये दोनों तो आ नहीं सकते, तो आपने बी से स्टार्टिंग करी कि भैया मुझे लोगों को देखना बहुत पसंद है, हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना, रिमेंबर ऑलवेज ऑलवेज गो बाय ऑप्शंस, हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना। तो बात क्या है कि सबसे पहले मुझे लोगों से बड़ा प्यार है, आई लव टू वॉच पीपल, क्या वॉच करना, ये वॉच करना, ठीक है। सम पीपल हैव लव टू वॉच बर्ड्स, किसी को चिड़िया देखना पसंद है, मछलियां देखना पसंद है, मुझे लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है, तो बी और ए साथ में आ गए, बी और ए साथ में। इसके बाद कह रहा है सी, आई हैव द हैबिट, मेरे पास क्या हैबिट है कि मैं सब कुछ ऑब्जर्व करूं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे क्या पहन रहे हैं, और कुछ भी मेरी आंख से बचता नहीं है, तो बड़ा खतरनाक आदमी है। बी ए डी सी, बी ए सी डी,
बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे नीचे कर देते हैं। हाँ भाई, अब देखो बढ़िया तरीका इसको करने का। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द स्पेसेस, कुछ नहीं पता चल रहा हमें इससे। द वॉइड सीम्स, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ से भी, बी से भी कुछ पता नहीं चलता कौन सा वॉइड। तो यहाँ से पता चल रहा है एक नया चैम्बर मिला है पिरामिड का। कहाँ पे मिला है? 30 मीटर लॉन्ग है वो, इतना बड़ा है, वो ग्रैंड गैलरी के बराबर है, जो पैसेज कहा जाता है किंग के चैम्बर का। तो डी और सी एक मैंडेटरी पेयर हो गया। ठीक है भाई, डी और सी तुम्हें साथ में मिल गया। डी और सी तुम्हें कहाँ मिला साथ में? डी और सी तुम्हें यहाँ मिला साथ में, यहाँ मिला साथ में, और यहाँ भी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन डूएबल हो गया। अब कहता है अगर डीसी के बाद आप बी लगाते हैं, द वॉइड सीम्स टू, अब क्या कह रहा है, वॉइड कहाँ लिखा है? गैलरी which is known as passageway that leads to the king chamber, so the void seems to have no meaning। void का मतलब होता है खालीपन, खाली जगह का कोई मतलब नहीं है at all, and was perhaps just left there for construction reason, तो construction की वजह से छोड़ा होगा। अब ये ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है ई वाले में जो डी के बाद लगाया है। अगर हम ए लगा के देखें तो कह रहा है ग्रैंड गैलरी पैसेज में कराया जाता है जो आपको किंग के चैम्बर में ले जाएगा। डीसी के बाद अगर आप ए लगाते हैं तो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू रीच, इट इज इम्पॉसिबल, आप पहुंच नहीं सकते उस स्पेस में क्योंकि वहां पे पासेज ही नहीं है जो वहां पे आपको लेकर जाए। ठीक है, मतलब खाली जगह सा है वो। अब आपको समझ में आ गया डीसी ए और लास्ट में भी, और ये वॉइड इसलिए है क्योंकि शायद वो जगह कंस्ट्रक्शन के लिए खाली छोड़ी गई थी, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, 48% ने सही जवाब दिया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला तुम पहुंचा दोगे 80% लगभग सही मुझे लग रहा है। क्या लगाया इसका? कर पाए नहीं कर पाए? इसका आंसर हो जाएगा, यार गलती से गलत टिक कर दिया हमने, आंसर ए सी ए बी सी डी होगा। सी ए टिक कर दिया मैंने। देखिए वुमेन जो थी जवान थी, एकदम लुकिंग पेल, बूढ़ी मतलब कमजोर लग रही थी, येलोइश लग रही थी, जैसे बुखार में कोई लगता है, और डरी हुई लग रही थी। ए वो आई फेल्ट सॉरी फॉर हर आईज एंड लुक्ड इनटू हर आईज, जैसे उसने उसकी तरफ देखा तो उसे उसके लिए ऊपर दया आई, तो ए और बी बिल्कुल सही है। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे उसने मुझे एक रिंग दी। ठीक है, देन और रिंग देते ही उसने भाग लगा दी, तो सब बिल्कुल सही था, सी आंसर है। और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, विदाउट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। देन शी रन आउट, डी से भी कोई मतलब नहीं है, सी से सेंटेंस कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, और ए डी वुमेन के बाद सीधे तुमने भाग गई बाहर, तो फिर इसने इसकी आंखों में कब देखा? ये हो नहीं सकता। तो अगर एलिमिनेशन से करेंगे तो भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने गलती से ए टिक कर दिया, करना सीखा, बस यही गलती हो गई मेरे से। चलो अगला बना दो। टॉपर्स देखेंगे आखिर में देखेंगे। हाँ भाई, यहाँ पटकी आ गई, आपकी भी आंसर होगा, देखिए कैसे। नूनेस एक किसी का नाम है, वॉज इन पास बिटवीन द माउंटेन्स, इसके अलावा नहीं पता कि ही कौन है, नहीं पता यहाँ पे। ही का इंट्रोडक्शन सी में ही है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ए से तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है? ठीक है, पास बिटवीन द माउंटेन्स उसके बीच में था। नीचे जब उसने देखा, और बिलो नीचे उसने देखा ग्रीन मिडोज, हरे हरे चारागाह है जहाँ पे गाय भैंसे कैटल चल रही हैं। इन देयर मिड्स अ विलेज, उसके बीच में एक गांव है, चारों तरफ चारागाह है, बीच में गांव है। तो तुमने देखा सी और ए, आहा क्या मैंडेटरी पेयर आया। इसके बाद आया डी, ही स्लोली क्लाइंब डाउन, वो हल्के हल्के नीचे उतरा। द प्रेसिपिस एंड अबाउट मिड डे केम टू प्लेन, है ना, और बिल्कुल मिड डे में 12 बजे तक नीचे आया। स्टिफ एंड टायर्ड आउट, पूरी तरीके से वो थका हुआ था। तो सी ए के बाद डी आ गया ना, पहले ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के गांव देखा, गांव देख के नीचे आया, देन ही सैट एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ अ रॉक, और फिर एक पत्थर की छांव में उसने आराम किया। डी आंसर हो गया, सी ए डी बी सही तो है, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, इतनी बुरी पटकी खाई तुमने इसमें, ये तो मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। चलो अगला बनाओ, आसान क्वेश्चन में पटकी खाई है तुमने। अब देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें मैं पोल को रोक रहा हूं और पोल तुम्हें दोबारा दे दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आंसर लगा देता हूं। ठीक है,
तो देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें तुम्हें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसको आप S1 भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस है, ये दोनों दिए गए हैं, ये बीच वाले हैं, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ये है जो ऑलरेडी जहां है वही रहेगा, आखिरी सेंटेंस ये है जो जहां है वही रहेगा। अब इन दोनों के बेसिस पे ये बीच वाले चार अरेंज करने हैं, अरेंज करने के लिए चार ऑप्शन है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब कर लो, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस गिवन है इसमें। हाँ भाई, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, QSPR ए। बी भी लगा तो भी 36% ही था, दोनों पे पट किया है। ये क्वेश्चन तुमसे बना नहीं। देखो भाई कितना आसान है, इसमें इतना प्यारा मैंडेटरी पेयर बनाया, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ये तो समझ में आ रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, पी, और पी के बाद द रीजंस आर, द रीजंस आर, पी और आर मैंडेटरी पेयर तुम्हें मिल गया, तुम्हें कुछ और पढ़ना ही नहीं है। पी और आर यहाँ है, पी और आर यहाँ नहीं है, पी और आर यहाँ है, पी और आर यहाँ नहीं, इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। अब सीधे व्हाट आर द रीजन से सेंटेंस स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। हमें एक बात और पता चल रही है कि आर लास्ट सेंटेंस होगा, मैनी रीजंस है, और उनमें से क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द फेलियर ऑफ द फैमिली प्लानिंग पार्ट, है ना। तो ये एक रीजन दिया भी है सिक्स्थ में लास्ट में, तो आर लास्ट सेंटेंस भी होगा, आर लास्ट सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अब बी को पूरा पढ़ लो, बी क्या कहता है, बी कहता है बहुत सारे तरीके हैं इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के, जिसमें से एक है कि देख लो कि कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। लेकिन ये कह रहा है जितने भी प्लान आज तक बने हैं इंडिया में, तो 5 साल बाद देखा जाता है कि और ज्यादा लोग गरीब हो गए। ठीक है, मतलब फेल हो जाते हैं सारे प्लान, क्यू और एस साथ में आए। अब बता रहा है क्या रीजन है इसका, बहुत सारे, उनमें से एक है कि हम पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, आसान क्वेश्चन था ये, आप चाहते तो इसे बढ़िया कर सकते थे। इसमें भी सेम, फर्स्ट और लास्ट गिवन है, बीच वाला अरेंज करना है, लगाओ दो भैया। बी से स्टार्ट कैसे कर दोगे, कैसी सी हो तुम, कौन है तुम्हें सी लग रहा है, कौन लड़की थी मुझे सी लग रहा है, तुम्हें कुछ भी लग जाता है क्या, कुत्ता देख के बिल्ली कह देती हो तुम, मुझे सी लग रहा है, क्यों लग रहा है ये तो बताओगी। ऐसे तो मैं कहता हूँ मुझे सबके आंसर डी लग रहे हैं, डी लगा दो बस, मुझे लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लग रहे हैं तो होंगे। हाँ, तो जब ये क्वेश्चन में करने गया, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, हार्ड हिट मैक्सिको सिटी, पिछले क्वेश्चन में आपने ए ऑप्शन क्यों टिक कर दिया था सर, ए ऑप्शन क्यों टिक किया था, ए ऑप्शन कब किया था, बी कर दिया था, अच्छा उसमें नहीं बी करा था, बी आंसर होगा इसका, बी टिक करा है, बी ही बताया है। ठीक है, तुम्हें डाउट हो गया कि बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले तुम्हारे डाउट है पूरे कर दो, बताओ भाई, डाउट है तो पहले डाउट पूरे कर लेते हैं, किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो बताओ। अरे पोल को छोड़ो यार, पोल में ये करने से क्या होता है, इसमें तुम्हें कौन सा इनाम मिल जाएगा। अच्छा चलो, अब तो बी बता दिया, अरे उससे क्या मतलब है अगर मैंने ए टिक कर दिया, बी लगा दिया, देखो ना तो मुझे एग्जाम देना है, कोई मतलब नहीं है, पर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन तो करा, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आता है जो टीचर आंसर बता देता है। अब टीचर ने अगर आंसर ए बता दिया है और एक्सप्लेन बी करा है, तो तुम ए ही मान के जाते हो क्या आंसर, बताओ जरा मुझे, तुम्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो बताओ, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, देखो एक वो आता है दिमागीन के नाम से, एक खमीरा आता है आयुर्वेद नहीं यूनानी में, वो तुम ले लेना दिमागीन के नाम से, जिनका दिमाग कमजोर होता है, ये सर में कभी बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में चोट लग गई होती है, तो ब्लड के लिए काफी फायदेमंद होता है, ऐसा लोग कहते हैं, दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, और जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनको तो बढ़िया कर देता है। तो अगर कोई चाहे किसी का दिमाग कमजोर हो, मैंने बता दिया है दिमागी ले लो, ठीक है, लेकिन ये पागलपन की बातें मेरी क्लास में मत किया करो। आप तो ए लगाया था, अभी बी बताया, बी एक्सप्लेन भी कर दिया, सब कुछ बी का पूरा मतलब पूरा डाइसेक्शन कर दिया मैंने बी का, लेकिन ए लगाया था मैं तो ये मतलब ये वही वाली बात हुई कि लड़की बस तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा गई, ठीक है, तुम उसके पीछे पड़ गए, अब वो तुम्हें समझा रही है, अरे भाई मैं तुम्हें देख के नहीं मुस्कुरा रही थी, वो तुम बस बीच में आ गए मेरी मुस्कुराहट की, तुम्हारे पीछे जो था उसे देख के मुस्कुरा रही थी, तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं हूँ, वो मेरा पति है पिछले 3 साल से, उसी के घर में रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, तुम कह रहे हो नहीं, मुस्कुराई थी तुम, मुस्कुराई थी, मैंने मुस्कुराहट देखी थी, बताओ कैसे मुस्कुराई, अरे नहीं मुस्कुराई तुम्हारी तरफ देख के, नहीं हम तो थे बीच में, मुस्कुराई थी तुम, अरे भाई नहीं मुस्कुराई तुम्हें देख के, तुम बीच में आ गए, ऐसे हो गया तुम, पता है। चलो, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक मतलब एकदम बर्बाद कर देने वाला अर्थक्वेक आया मैक्सिको सिटी में, 50 मोर वर अपन नहीं पता नहीं कहां से क्या आ गया, 50-50 की बात नहीं होगी, पहला एलिमिनेट हो गया। द अर्थक्वेक फोर्स वाज मेजर्ड एट 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल, ये हो सकता है कि क्यू से स्टार्टिंग हो जाए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इन इन 4 chaotic minutes an estimated 250 buildings collapsed down in Mexico City,
अब 4 मिनट्स का आया, ये भी हमें पता नहीं था, तो इससे भी स्टार्टिंग हो सकती है, टेढ़ा हो गया काफी। अगला कह रहा है इट वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक सिंस द क्वेक इन चिली लास्ट मंथ। तो ये भी हो सकता है, तो क्यू के बाद एस भी आ सकता है। ठीक है, कैसे? इट वाज द अर्थ मोस्ट सीवियर क्वेक, सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था। ठीक है, सिंस द क्वेक मार्च से लेके अब तक का सबसे खतरनाक। लेकिन एस के बाद आर और फिर क्यू। अब हमें इससे पता चलेगा द कंडीशन ऑफ 1000 अदर्स वर रिपोर्टेड अनसेफ। तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा इन 4 chaotic minutes an estimated 250 building collapsed down in Mexico City. सॉर्ट हो गया, ये आंसर होगा। देखो कैसे, देखो भाई, सबसे पहले इसने कहा ना 100 वर अदर रिपोर्टेड, तो क्या रिपोर्ट होगी? बिल्डिंग्स की बात कर रहा है, तो आर आएगा 250 बिल्डिंग्स कोलैप्स डाउन, 250 गिर गई मेक्सिको सिटी के अंदर, और 50 के लिए ये कहा गया वर जस्ट डेंजरसली क्लोज टू फॉलिंग, के गिरने वाली है, तो 250 गिर गई, 50 गिरने वाली है, तो ये हो गया तुम्हारा आर और पी मैंडेटरी पेयर हो गया। आर पी यहां मुझे मिला, पर बाद में क्यों नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट करा, क्योंकि क्यू को हम स्टार्टिंग में ले चुके हैं, ये एलिमिनेट हो गया। इसको क्यू आर के एलिमिनेट करा, इसमें भी आर पी साथ में आया, लेकिन बाद में क्यों आया, पर क्यू तो हम पहले लेंगे, तो ये भी आंसर गलत हो गया। आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा पी। ठीक है, 60% सही जवाब दिया। कैसे? अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक का उसने मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड के बाद हमें और कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हमने एस आर हमारी समझ में नहीं आया, पर हमें आरपी एक मैंडेटरी पेयर मिल गया। आरपी क्या कह रहा था कि भाई 250 गिरी, 50 और गिरने वाली है, और 1000 की जो रिपोर्ट दी गई है वो अनसेफ दी गई है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन। कलाते उसे अभी नानी से बात ना हुई है ना, बैक्टीरिया अगर माउथ के अंदर आ जाए, कहां से आ जाते हैं बैक्टीरिया, कहीं बताया है? चिल्ड्रन ईटिंग हैबिट लीव देम प्रोन टू ठीक है, ये हो सकती है स्टार्टिंग बी। दे ग्रो इन फूड पार्टिकल्स, अब ये बैक्टीरिया की बात है, फूड पार्टिकल्स में ग्रो करते हैं, और ये क्या होता है, दांतों के बीच में रह जाता है, तो क्यू से भी स्टार्टिंग हो सकती है, और दो ऑप्शन भी हैं क्यू वाले। दे ऑफन ईट स्वीट्स, अब दे कौन है, एस में तो नहीं बताया, इसलिए आंसर सी नहीं हो सकता, पहला एलिमिनेट हो गया, मतलब क्वेश्चन अब मैं कर सकता हूं, डुएबल हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, देयरफॉर टूथपिक, देयरफॉर रेगुलर ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील ईटन एट होम इज एसेंशियल। अब यहाँ पे हम इसे करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव से, ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है ना, इसलिए रेगुलर ब्रशिंग करो हर दिन खाना खाने के बाद। टूथपेस्ट एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सही कहते हैं इस बात को, जब वो तुमसे कहते हैं दांत साफ रखो, है ना, तो कम से कम ये बात तो वो सही कहते हैं, तो एस लास्ट में आएगा। एस अब देख लो कहां कहां लास्ट में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, पी क्यू एस आर तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हमने काट दिया, एस लास्ट में आएगा, इसका मतलब क्यू हमारी पक्की स्टार्टिंग हो गई है, तो हम क्यू पे चलते हैं। तो दे ग्रो इन फूड पार्टिकल्स, दांतों के बीच में, अब आप लगाएंगे आर। दे ऑफन ईट स्वीट्स, अब दे कौन है, पहले बच्चे बताएंगे ना, चिल्ड्रन ईटिंग हैबिट्स लीव देम प्रोन टू टूथ डीके, तो पहले बात बैक्टीरिया की हुई कहां पे, क्यू में, उसके बाद टूथ डीके की बात हुई पी में, तो क्यू और पी साथ में आ गए, क्यू पी साथ में आ गए, क्वेश्चन हमारा सॉर्ट हो गया। पटकी भी आ गई आपको, क्यू पी साथ में आया, पहले क्यू आया, बैक्टीरिया की बात हुई, फिर क्यू आया कि हमारे दांतों के बीच में लगता है, फिर सड़न की बात हुई, सड़न कैसे आती है, बच्चे मीठा खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, आइटम्स मील में खाते हैं, इसलिए रेगुलर ब्रश करना चाहिए, और जब कहा जाता है रेगुलर ब्रश करो तो वो सही बात होती है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे सारे क्वेश्चन इसीलिए कि तुम गलती ना कर जाओ। अगला देखो, अभी आसान क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक से हो जाएगा। कभी खिलजी, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया किसी ने, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा, बाद में उसको खिलजी कहा जाएगा, तो पी हमेशा पहला सेंटेंस होगा, पी पहला सेंटेंस होगा, पी पहला सेंटेंस होगा, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड। आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, इजी हो गया। रानी पद्मिनी वाज अ राजपूत क्वीन, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया इंडिया पे और चित्तौड़ के गेट पे पहुंच गया, जो कैपिटल सिटी थी राजपूत की, तो पी आ गया सबसे पहले। ठीक है, बट द राजपूत अंडर रानी फॉट लाइक टाइगर्स, हाँ सही बात है, तो ये बात आप यहीं पे पूरी कर देते हैं। अटैक किया तो उनके अंडर में जो राजपूत थे रानी के, उन्होंने बहुत बढ़िया से फाइट किया, तो पी क्यू मैंडेटरी पेयर हुआ, पी एस नहीं आएगा। एस क्या कहता है, खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौड़ एंड ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, हाँ ये भी हो सकता है, पी एस, अब इसके बाद क्यू, हाँ ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा आंसर कि हमने पहले पी लगाया, अलाउद्दीन खिलजी की बात करी, और ये बताया कि वो चित्तौड़ पे गया था हमला करने, कैपिटल सिटी ऑफ राजपूत। अब बताया जा रहा है कि उसका डिजायर किया था, उसने हमला क्यों किया था, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था, और जो सुंदर रानी थी
पद्मिनी है ना, उनको भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो पी और एस, पी क्यों नहीं, पी एस ज्यादा बढ़िया मैंडेटरी पेयर है, क्योंकि उसके बाद एस कहीं और लगेगा नहीं। पी एस आ गया, अब आप क्यों लगाएंगे? लेकिन ये तो सारी खिलजी चाहता था, लेकिन कुछ राजपूत भी तो चाहते थे। राजपूत ने बढ़िया से फाइट किया फाइटर्स की तरह, तो पी एस क्यों हो गया और इनकी हालत खराब हुई। लेकिन होता क्या है, उसके बाद भी खिलजी अटैक चित्तौड़ अगेन, दोबारा अटैक किया। एक बार उन्होंने टाइगर्स की तरह फाइट कर लिया, इसने दोबारा अटैक किया, रश इनटू द फोर्ट, और महल के अंदर, उसके अंदर फोर्ट किले के अंदर घुस गया, ओनली टू बी स्टंट। और घुस के जब वो अंदर पहुंचा तो हैरान हो गया। हैरान क्यों हुआ ये यहाँ बताया उसने। जो रानी थी और अदर वुमेन थी हैड बर्न देमसेल्व्स अलाइव, उन्होंने खुद को जिंदा जला लिया था। तो आर लास्ट में आएगा, आर लास्ट में आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई पटकी आ गई यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। दीपक माने तुम्हारे बस की नहीं है तो भाई तुम मथुरा दास यहाँ की बने हो, जाके सो जाओ ना, ठंड वैसी लग रही होगी, सुबह रहे हो, तुम बहुत देर लग रहा है मुझे, तुम कांप रहे हो, ठुठर रहे हो भाई, मूंगफली मूंगफली गजे खाओ, जाके बैठ जाओ, तुम्हारे बस की ना है। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो भाई, रजाई में बैठ के तुम्हें ठंड लग रही है, सर आज आप क्या खा के आए हो, सर कब तक पढ़ाओगे भाई, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, सो जा जाके, दूसरों को क्यों परेशान कर रहा है मथुरा दास, शर्म भी तो नहीं आती, फौजी बनेगा ये, घर में बैठ के इससे पढ़ाई नहीं हो रही। मम्मी पापा है तुम्हारे, जरा बुलाना जरा, जरा बताओ नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में, कि ठंड में इससे पढ़ाई नहीं हो रही और सियाचिन पे जाके बंदूक लेके खड़ा होगा ये, ठंड लग रही है इसको, ठुठर गया फौजी, ये है फौजी, ठुठरा हुआ फौजी। कोई बात नहीं, दिखा क्वेश्चन मैं तुम्हें दोबारा दे देता हूँ। वो एक ठुठरा हुआ फौजी आ गया था, उसको डेज देना जरा जरूरी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फौजी ऐसे हैं जो ठुठर जाते हैं, ठंड आ जाती है तो ठुठर जाते हैं, और इन्हें दिखाया भी गया मूवीज में भी। तुम कोई भी मूवी देखोगे एक आध फौजी उसमें ऐसा दिखाया होगा, तो दीपक मानी की तरह होगा, एकदम कमजोर, पेट में दर्द होगा उसका, बीवी उसकी बीमार होगी, घर जाने का बड़ा उसका मन होगा, फौज में दिल लगता नहीं होगा, रेत भी पसंद नहीं होगी, ठंड भी लगती होगी, पर जाना इसको फौज में। हमेशा छुट्टी की अर्जी लेके जो पीछे पीछे भागते हैं ना, आज छुट्टी कर दो, अब हो गया घर चला जाऊं, अब गाँव चला जाऊं, गाँव के गन्ने और गुड़ याद आता है इन्हें, बस ये वही वाला फौजी है कमजोर। Our life is full of ups and downs. They too had problems in their life. They gone. When we face failure, we are often disheartened. They fought against all odds. The lives of great men. देखो ये मिल गया, द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर्स, दे फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड अचीव्ड सक्सेस। तो ये मैंडेटरी पेयर हो गया पॉजिटिव वाला, एस आर साथ में मिल गया मुझे, एस आर यहाँ नहीं है काट डालूंगा, एस आर यहाँ नहीं है काट डालूंगा, एस आर यहाँ भी नहीं है यहाँ भी काट डालूंगा, एस आर यहाँ भी नहीं है यहाँ भी काट डालूंगा। अगर कभी ऐसा होता है ना आपके साथ कि आपको एस आर कहीं पे नहीं मिलता, इसका मतलब एस आर मैंडेटरी पेयर होगा ही नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। हाँ, हर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, दे टू दे कौन है ये हमें नहीं पता। ये आंसर होगा, देखो कैसे, हमने पहले कहा, पहले लगा देता हूँ आंसर डी, देखिए कितनों का सही हुआ, 55% सही जवाब दिया। आइए देखते हैं, हमारी लाइफ जो है ना भरी हुई है अप्स एंड डाउन से। जब हमारा दिमाग खराब होता है, हमें फेलियर मिलता है, हम दिल टूट जाता है हमारा, उसके बाद क्या होता है, क्यों के बाद अब आप लगाते हैं एस, द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर्स, बड़े बड़े लोगों की जो महान लोग होते हैं उनकी जिंदगी हमें इंस्पायर करती है, ऐसा आ गया। अब आ गया पी, और लाइफ इज क्या यार, दे है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं था जो महान लोग थे उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्यों एस और फिर आपने लगा दिया पी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स थी वो उनसे लड़े, लड़के बाहर निकले, सक्सेस पाया, और इन्हीं को फॉलो करके हम भी आगे बढ़ेंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सही हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। चलो एक बार जरा तुम्हारा स्कोर देखता हूँ क्या आया। देवेंद्र सिंह लगा लो, फिर बात करेंगे इसमें। मीगर का मतलब होता है पैल्ट्री, फ्रूगल, ट्रिवियल, जो बहुत थोड़ा सा हो, कम मात्रा में, अनइंपॉर्टेंट है ना। तो प्लियोथोरा, डी इज द करेक्ट आंसर। प्लियोथोरा का मतलब होता है अबंडेंट, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैम्बॉयंट। यार पता है इस वाली क्लास में बहुत एनर्जी लगती है, और तुम लोगों से ना थोड़ा कॉपरेशन चाहिए होता है। तुमने देखा मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस को लिंक करके एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, और इससे पहले भी आज मेरी 2-3 क्लास थी। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि कोशिश किया करा करो यार कि समझ लो, ऐसे सवाल ना करो। करा है स्टाइलिश, सम्शियस, ये एक जैसे हैं, ये इसके रनिम है, ब्लैंडिश, ये सारे। आंसर हो जाएगा बोहेमियन। बोहेमियन होता है सिंपल, प्लेन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वो एक कमेंट नहीं है हमारा उसका, वो बहुत देर से कर रहा था भाई, वो एक कमेंट थोड़ी है, 3-4 कमेंट तो मैंने उसके इग्नोर कर दिए थे। डिसमल क्या होता है, डिसमल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सैड, डिप्रेसिंग, बी इज द करेक्ट आंसर। इलेटेड होता है हैप्पी, शिवालरस होता है ब्रेव, और पुअर डेस्टिट्यूट इसके लिए एक वर्ड आता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम मेरे बराबर भी मेहनत नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी फौजी बनने के लिए, तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल बता रहा हूं, अगर मेरे बराबर भी मेहनत नहीं कर सकते हो तुम फौजी नहीं बन सकते हो। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं पर सच बोलता हूं, ठीक है, कुछ और बन सकते हो पर फौजी नहीं बन सकते हो। जो बच्चा 1.5 घंटे की क्लास में परेशान हो रहा है, और वो भी वो क्लास जिसमें वो सीख रहा है, वो भी वो क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में रखे होंगे, सीडीएस में आज तक ऐसा पेपर नहीं आया पिछले कुछ सालों में जिसमें पीक्यूआरएस के क्वेश्चन ना आए, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और वो उसका मन घबरा रहा है, वो क्लास में नहीं है, तो कैसे मैं मान लूंगा बताओ यार। अच्छा उल्टा बताना है ना, उल्टा बताना है तो आंसर इलेटेड हो जाएगा सी।
डिप्रेसिंग हो जाएगा आपका सैड, डिजेक्टेड, डेस्टिट्यूट, इम्पवरिश्ड। बहुत मन से क्लास दे रहा था यार मैं, यू स्पॉइल्ड इट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों इतना कुछ करता हूँ, टाइम से टाइम से छोड़ दूं उनकी क्लास। तुमने कहा 45 सेकंड का बोल दो, 45 सेकंड का बोल दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ तुम्हें, आगे सीधे बढ़ भी जाता ना 60% जहां तुम्हारा सही आ रहा था तब। अरे नहीं भाई, मुझे उससे कोई शिकायत थोड़ी है कि उसने मुझे कुछ गलत कर दिया, मुझे उसके लिए उस पे ही गुस्सा आ रहा है, मुझे उसकी इस बात पे गुस्सा आ रहा है। मतलब मेरी क्लास में एक स्प्लिट आया है, ठीक है, उसे फौजी बनना है, उसके अंदर थोड़ी भी वो स्प्लिट नहीं दिख रही फौजी वाली, उसे क्लास में बैठना भी दिक्कत लग रहा है, ऐसा लगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें अपने लिए चिंता नहीं है, बस। विट्यूपरेटिव होता है एब्यूसिव, वल्गर। तो तारीफ करता हुआ, लॉडेटरी, यही आंसर होगा। लॉडेटरी इज प्रेज वर्दी। असर्बिक इसका सिनोनिम हो जाएगा विट्यूपरेटिव का। क्रिटिकल भी क्लोज हो जाएगा। डिटरमाइनिंग इज वीकनिंग, किसी चीज को कमजोर करता हुआ। आंसर इज ए। प्रेज वर्दी, लॉडेटरी, एक्सटॉलिंग, मतलब तारीफ करता हुआ। आंसर इज ए। फिकल बताइए। अगला क्वेश्चन, फिकल का मतलब होता है समथिंग दैट कीप्स चेंजिंग, मर्क्यूरियल, फ्लक्चुएटिंग, वॉलेटाइल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबल। ए इज द करेक्ट आंसर। परवेसिव इज वाइड स्प्रेड। रैम्पेंट क्या होता है? रैम्पेंट एकदम अनकंट्रोल्ड, बरसर्क, आउटरीच, आउटरीचियस, मूविंग, आपको पता ही है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। तो अभी हमने पीक्यूआरएस करे हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझा है, इन पे थोड़ी प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चन आपको अपने शेड्यूल में ऐड करने हैं। अगर आपको याद हो, जो मैंने पहली क्लास में आपका पहला शेड्यूल बनाया था, या अभी मैंने हाल ही में जो इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो दी है एनडीए वालों को, उसके लिए भी मैंने ये क्वेश्चन जरूर बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं एग्जाम से पहले। आप टारगेट करिए एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एक दिन में करने वाली नहीं है कि मैं आज बैठता हूं 500 कर लेता हूं, नहीं करने हैं। आपको रोजाना के 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे, और ऐसे ऐसे करके इन्हें 500 तक पहुंचाना है। तब ये हल्के हल्के आपकी आइडियोलॉजी इनको लेके बिल्ड होगी, आपकी ट्रिक्स, आपकी मेथोडोलॉजी इनको लेके बिल्ड होगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर आप सीधे मतलब 500 क्वेश्चन लगा लेंगे तो कुछ बात फिर भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा करके इसको करते रहना है। एग्जाम में आपको बहुत मजा आएगा। पूरे पूरे बच्चे सही करके आते हैं, 100% बच्चे इसमें स्कोर करके आते हैं। ठीक है, इसकी आपको डीपीपी मिलेगी, वो डीपीपी लगाना नहीं भूलें, उस डीपीपी से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक बार डीपीपी देख लेते हैं भाई। किसी को जाना हो तो चले जाओ भाई। ठीक है, पता नहीं कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, एक ही काम है जिंदगी में। चलो, द कैलकुलेशन विल बी एक्यूरेट फॉर द सॉल्यूशन। विल बी एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेट होगी, विल बी एक्यूरेट नहीं, हैज टू बी एक्यूरेट, हैज टू बी एक्यूरेट या मस्ट बी एक्यूरेट, कुछ भी कह सकते हो। तो आंसर हो जाएगा बी। You might not tell me what to do. I am. You might not tell me क्यों बोल रहे हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो you need not या you don't have to, दोनों सही है। You need not या you don't have to. A is the correct answer. You cannot back out at the 11th hour. 11th hour का मतलब है लास्ट मिनट पे। As we have no other option left. You, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम क्या बोलोगे? You must do it या फिर you have to do it, दोनों कह सकते हो, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। Earlier I could speak French, पहले मैं फ्रेंच बोल सकता था, पर अभी की बात कर रहा है तो can speak, can बोलोगे। आंसर हो जाएगा सी। I will like to be, will like to be नहीं कहते हैं। जब भी आप विश या डिजायर बताते हैं तो वुड से बताते हैं, पढ़ाया था। I would like to be a doctor. A is the correct answer. I asked my sister. Asked मतलब ये हो गया past, तो क्या पूछा था? That if she could wait, क्या वो वेट कर सकती है? तो B is the correct answer. Past में would होगा, can का could होगा। You can work hard, तो मेहनत कर सकते हो। If you want to be successful, तो ये क्या बात हुई? You can work hard थोड़ी, या तो बोलोगे you should work hard, तभी एडवाइस होगी, या you must work hard या you have to। कैन क्या बात होती है? मेहनत कर सकते हो थोड़ी, करना चाहिए, करोगे ही, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। A is the correct answer. It is possible that she might come to visit us today. तो टुडे भी कह रहे हो और माइट भी कह रहे हो, तो इट शुड बी शी मे। सेंटेंस यहाँ भी प्रेजेंट में है, आगे भी सब तरफ प्रेजेंट है, तो आंसर इज ए। माइट की जगह मे हो जाएगा। यू नीड नॉट टू बी, अब जब तुमने नीड नॉट कहा तो नीड नॉट एक मॉडल है, उसके साथ तुम्हें टू लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी लाइंग दिस टाइम, ये तो पढ़ाया था। ए इज द करेक्ट आंसर। वर्क हार्ड, लेस्ट के साथ सिर्फ शुड का इस्तेमाल होता है, ये बात भी आप जानते हैं। या तो कोई मॉडल नहीं आता या फिर शुड आता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ही डेयर नॉट, ही डेयर्स नॉट टू गो, ही डेयर नॉट गो होगा ना, ये टू नहीं आएगा, ये वाला टू आपको लेके काट देंगे, और यहाँ पे भी डेयर्स नहीं होगा, ही डेयर नॉट गो मॉडल की तरह यूज हुआ है, टू डज नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन कैन सर्व पेरेंट्स एंड कैन टेक केयर ऑफ देम, कैन थोड़ी बोलोगे, सर्व करने की बात आ रही है, तो या तो बोलोगे ऑट टू या बोलोगे शुड ना, कैन नहीं बोल सकते हो। ए इज द करेक्ट आंसर। मॉरल ऑब्लिगेशन, यू शुड लीव नाउ फॉर द ऑडिटोरियम एज द कॉन्सर्ट शुड बिगिन सून, तो क्या कह रहा है? तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। फॉर द ऑडिटोरियम एज द कॉन्सर्ट शुड नहीं, विल बिगिन सून, जल्दी शुरू होगा। लाइकली टू हैपन के लिए विल का इस्तेमाल होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। विल या मे कुछ भी कह सकते हैं। Will you help me in understanding the procedure for filing the form? तो यहाँ पे will नहीं बोलोगे, या तो तुम बोलोगे would you help me या फिर could you help me। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए could या would होता है, will नहीं होता। A is the correct answer. You should come here at 5 PM sharp, तो जब तुमने sharp कह रहे हैं और जबरदस्त मतलब इंटेंसिटी के साथ कह रहे हो, तो you must बोलो या फिर you have to come here, दोनों सही है। A is the correct answer. शुड तो एडवाइस होती है, और एडवाइस इतना फोर्स करके शार्प बात बोल के नहीं दी जाती है। डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है बकवास हो गया, बेकार हो गया, नाली में फेंक दे इसे। ट्यूब्स मतलब नालियां, ऐसे याद करना, फेल कंप्लीटली। सो इस न्यू प्रोजेक्ट वेंट डाउन द फ्यूल, डाउन द ट्यूब्स, कि वो फेंक दिया गया, बेकार हो गया। बेला कैट का मतलब क्या होता है? बेला बर्ड का मतलब होता है टू परफॉर्म एन स्की टास्क। ठीक है, एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक अबाउट हिज अप्रेजल, बट हु विल बेल द कैट? हर कोई अपनी सैलरी बढ़वाने की बात करना चाहता है, पर चूहे की बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले? मतलब बात कौन करे? स्टोन्स थ्रो का मतलब है करीब में ही।
A short distance. Her house is a stone's throw from mine. क्या मतलब हुआ उसका घर एक ईंट फेंको इतना दूर है बस मेरे घर से. A is the correct answer. To make clean breast का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बारे में बिल्कुल साफ-साफ बता देना. ठीक है? To tell the truth about something. बिल्कुल सच-सच बता देना. जैसे she made a clean breast of her actions. उसने सब कुछ साफ-साफ बता दिया जो भी उसने किया था. लास्ट क्वेश्चन. हिट द सैक. सैक का मतलब होता है बोरा. तो हिट द सैक का मतलब होता है कि बस जाके तुम पड़ गए. हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू बेड. जैसे आपने कहा आई हैड अ वेरी बिजी डे आई नीड टू हिट द सैक. ठीक है भाई मेरा तो बहुत ही मुश्किल दिन था, खतरनाक दिन था. आई नीड टू हिट द सैक. डी इज द करेक्ट आंसर. मैं जा रहा हूं सोने. तो ये थी हमारी आज की क्लास. मुझे जरूर बताइए